लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट बातचीत की थी किस पर, एंड करेक्शन पर और रेजोनेंस ट्यूब पर, और किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था क्लैम्प्ड रॉड, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने पढ़ा दिया है ताकि अगर कभी पूछ ले ये टर्म या ये चीज़ क्लैम्प्ड रॉड में क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, तो आपको पता होना। सेकंड हार्मोनिक तो होता ही नहीं, उसमें थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बीट्स के बारे में। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। साउंड में बीट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था अभी कुछ लेक्चर्स जो चलेंगे सारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपना सिर्फ दो टॉपिक बचा है, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। अभी इस लेक्चर में हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, किसके बारे में, बीट्स के बारे में। चलो समझते हैं। अच्छा, बीट्स कभी तो जिंदगी में हमने सुना जरूर है कि बीट्स से वर्ड कभी तो अपने कानों में आया है कि बीट्स, ऐसा कुछ सुना हुआ है ना। अब बीट्स होता क्या है, कैसे कैसे इस पे बातचीत की जाएगी, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पुराना ज़रूर आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज किसी भी एक पॉइंट पर जब दो वेव मिलती है, मैंने ये बताया भी है, किसी भी एक पॉइंट पर सपोज ये x1 पाथ है और ये x2 पाथ है, यहाँ से जो वेव आ रही है वो a साइन या a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव है, और यहाँ से जो वेव आ रही है वो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव टू है ना। तो ये जब वेव सुपर इम्पोज करेगी तो यहाँ नेट इक्वेशन क्या लिखा जाता है, यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट y का क्या होगा, यहाँ पर ये वेव आ रही है और ये वेव, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लोअर फेज बोला था मैंने, याद है, लोअर फेज, और इसको बोल दिया था हायर फेज। अगर डाटा दिया हो तो आप बता भी सकते हो कौन लोअर फेज है कौन हायर। अब मैं मान रहा हूँ ये लोअर है और ये हायर है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, क्योंकि x1 है ना, x की जगह पे x1 डालेंगे, प्लस फाइव वन तो इनिशियल कंडीशन है, और प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाइव टू। आप याद करो, फिर बाद में हम यहाँ पर y जो नेट होगा यहाँ पर a नेट लिखा जाता था, याद करो। फिर साइन ऑफ क्या लिखा जाता था, ओमेगा टी लोअर फेज ना, लोअर फेज ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाइव वन प्लस अल्फा आ जाता था, याद करो, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ हम करते थे, है ना। और ए नेट कैसे निकाले जाते थे, ए नेट होता था ये, यहाँ पर a1 ले लो, a1 मतलब वो एम्पलीट्यूड जिसका फेज छोटा है, फेज छोटा ये है ना, तो a1 यहाँ, और a2 क्या होता था, जिसका फेज a2 वो वाला एम्पलीट्यूड जिसका फेज बड़ा है, तो a2 यहाँ पर बराबर a1 आ गया, a2 आ गया। अब क्या था, ए नेट क्या इनके बीच का ही, बराबर ना, ये एंगल क्या है, a1 और a2 के बीच का एंगल क्या लेते थे, डेल्टा फाई, हाइयर फेज माइनस लोअर फेज। तो हाइयर फेज ये है, सॉरी ये ओमेगा x2 है नहीं, हाइयर फेज ये है, लोअर फेज ये है, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के x2 माइनस ये क्या आएगा, के क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, और x2 माइनस x1 जिसको मैं डेल्टा x बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डेल्टा x, बराबर ना, प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन। देखो ये हायर फेज माइनस लोअर फेज करके देखो यही तो आएगा, है ना। ये पूरा मिला के मेरा डेल्टा फाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1। ये मैंने पहले भी बातचीत कर ली थी। और ए नेट कैसे निकाला जाएगा, ए नेट होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, बराबर है। और इंटेंसिटी मुझे पता है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, याद करो मैंने बताया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इन अ सेम मीडियम। ये पहले बता चुका हूँ मैं, इसीलिए यहाँ वापस नहीं बता रहा। लिखते हो ना, आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है ना, पर सेम मीडियम के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा, और इंटेंसिटी ज़्यादा तो हमें आवाज़ जोर से सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड जहाँ पर कम होगा वहाँ पर इंटेंसिटी भी कम होगी, यहाँ पर यानी कि वहाँ पर हमें आवाज़ सुना ही नहीं देगी, बराबर ना। जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो ये जनरल बातचीत थी, है ना। अब इसमें अगर आप देखो, इसमें अगर इस पोजीशन पे मैं बात करूँ, इस पोजीशन पर, तो इसके लिए मैंने सब कुछ डिफाइन किया था।
इसके लिए मैंने डेल्टा, सोचो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन किया था, कॉस डेल्टा फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर उसके लिए मैंने डेल्टा एक्स निकाला था, याद करो कंस्ट्रक्टिव में। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ कुछ पोजीशन पर आई थी मेरी, 0 पर थी, फिर कुछ λ/2 जो भी था 0, फिर नेक्स्ट आया था, याद करो कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में निकाला था, है ना, और डिस्ट्रक्टिव में भी निकाला था, याद करो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये वो पार्ट डिफरेंस, याद करो सब कुछ वैल्यू निकाला था, मैं यहाँ वापस निकालने वाला नहीं हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया था, डेल्टा फाइव की कुछ कॉस, यहाँ पर एनेट कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस डेल्टा फाइव मैक्सिमम होगा, और कॉस डेल्टा फाइव कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, जब डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या होगी 2n पाई, याद करो कॉस डेल्टा फाइव, सोचो कॉस डेल्टा फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2n पाई मतलब n जब 0 रखोगे, बराबर ना, सॉरी कॉस डेल्टा फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, कब होगी, जब डेल्टा फाइव क्या होगा 2n पाई, है ना, याद करो डेल्टा फाइव 0, n की जगह 0 डालो तो डेल्टा फाइव क्या होगा, कॉस डेल्टा फाइव कॉस 0 1, फिर n की जगह पे क्या डालो 1, तो 2 पाई, ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ थी, याद करो 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बराबर ना। ये वो वैल्यू है जहाँ पर हमारा डेल्टा फाइव क्या आता है, जो 0 पे 0, फिर 1 पे 2 पाई हो जाएगा, 2 पर 4 पाई होगा, ये वो डेल्टा फाइव की वैल्यू है जहाँ पर कॉस डेल्टा फाइव 1 होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, और कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, है ना। और डेल्टा फाइव पता है, तो डेल्टा फाइव की वैल्यू तो यही है, पर मैंने बोला था हमारे लिए φ2 = φ1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा फाइव सिर्फ क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना, ऐसे ही। फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली थी, याद करो ये 2n पाई है, तो n कैंसिल, पाई कैंसिल किया था, याद करो ऐसा सब मैंने बता चुका हूँ, पाई कैंसिल किया था, 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स क्या है n लैम्डा, मतलब ये वो पार्ट डिफरेंस है जहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव में अलग था, बराबर ना, कंस्ट्रक्टिव में ये था n लैम्डा मतलब 0 लैम्डा, फिर नेक्स्ट क्या है 1 लैम्डा, फिर नेक्स्ट क्या है 2 लैम्डा, है ना, फिर नेक्स्ट क्या है 3 लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में क्या आया था पता है, डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू आई थी पता है, डेल्टा एक्स की ये वैल्यू आई थी 0.5 लैम्डा, मतलब λ/2, याद करो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ये पार्ट डिफरेंस आए थे, याद है 2n + 1 λ/2 आया था, देखो n की वैल्यू 0 डालो, n की वैल्यू, डेल्टा एक्स की ये वैल्यू आई थी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस डेल्टा फाइव क्या लोगे -1, है ना, -1। खैर मैं वो वापस प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये वो पार्ट डिफरेंस है जहाँ पर साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, ये वो डेल्टा फाइव की वैल्यू है, ये वो सॉरी डेल्टा एक्स की वैल्यू है जहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, सबसे कम, मतलब इंटेंसिटी सबसे कम, मतलब आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। सपोज मैं ये इधर खड़ा हूँ, इधर रुका हूँ और सुन रहा हूँ, ये भी आवाज़ आया, ये भी आवाज़ आया, इधर खड़ा हूँ, तो ये x2 और x1 है, तो पार्ट डिफरेंस सपोज इधर 0 लैम्डा का है, कितना, अगर इधर पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा का होगा तो मुझे यहाँ पर आवाज़ जोर से सुनाई देगी। सपोज मैंने पोजीशन चेंज की यहाँ, तो x1 भी चेंज हो गया और x2 भी चेंज हो गया, x1 और x2 चेंज हो गया, तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा, क्योंकि पाथ ही बदल दिया तो पार्ट डिफरेंस तो बदलेगा, पार्ट डिफरेंस बदल दिया, तो इस पाथ डिफरेंस पर अब मुझे शायद आवाज़ इधर जैसा सुनाई दिया था वैसा नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूंगा, सपोज यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 है, λ/2 मतलब ये, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर λ/2 है, इसका मतलब यहाँ पर आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। इसके बीच में क्या होगा, इधर भी तो है कुछ पाथ, ये 0 लैम्डा या λ/2, तो 0 लैम्डा से λ/2 के बीच में अगर मैं हूँ इस पार्ट डिफरेंस पर यहाँ, तो यहाँ ना 0 लैम्डा, यहाँ ना λ/2 है, तो ना मुझे यहाँ आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देगा और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ नहीं सुनाई देगा, दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने h बोला है, तो h बहुत ज़ोर से h मैंने h जोर से बोला है, h यहाँ पर सुनो, यहाँ से भी h बोला, यहाँ से भी, यहाँ से h, यहाँ से h, तो यहाँ वो दोनों h मिलके जोर से सुनाई देगा h, और यहाँ कुछ नहीं, जबकि मैंने बोला था पर यहाँ सुनाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या था λ/2, लेकिन यहाँ हूँ तो मुझे जैसे यहाँ सुनाई दिया था ना जोर से h, वैसा नहीं, यहाँ पर h ऐसा, समझ में आया, मतलब बहुत जोर से और कुछ नहीं सुनाई देने के बीच में जो भी साउंड रहेगा वो यहाँ पर सुनाई देगा,
है ना। तो ये मैंने पहले भी समझा दिया है, मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0 लैम्डा का। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा का है तो वो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पर अब, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है वो किस पे डिपेंड करता है। देखो पाथ डिफरेंस अगर फिक्स है, डेल्टा एक्स का फिक्स होगा जब x1 और x1 की वैल्यू फिक्स कर दी। जब तुम ए पोजीशन पर हो तो x1 और x2 की वैल्यू फिक्स कर चुके हो, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, और ये वैल्यू तो फिक्स ही होता है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू फिक्स हो गई। अब डेल्टा फाई की वैल्यू फिक्स हो गई तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स हो जाती है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स हो गई तो इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स हो जाती है ना। और इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स हो गई तो आपको साउंड उतना जोर से सुनाई दे रहा तो उतना ही जोर से सुनाई देगा, ये नहीं इस जगह पे आपको अलग अलग साउंड नहीं सुनाई देगा। जगह चेंज करोगे तब जाके डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि x1 और x2 वैल्यू चेंज हो जाता है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, डेल्टा फाई की चेंज हो गई, डेल्टा फाई की चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड की चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड की चेंज हो गई तो इंटेंसिटी की चेंज हो गई, है ना। तो आपको आवाज़ फिर से अलग सुनाई देगा अगर आप पोजीशन चेंज करो तो। अगर आप ध्यान दो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही है एक पोजीशन पर, हाँ पोजीशन चेंज करोगे तो होगी, पर एक फिक्स्ड पोजीशन पर चाहे टाइम कुछ भी हो, यहाँ पर टाइम आ रहा है क्या, मतलब ये जो फेज डिफरेंस है टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अगर फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो हम बोलते हैं कि एक ही पोजीशन पर बराबर ना फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये चेंज होने वाला नहीं है। और अगर एक ही पोजीशन पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो जिन सोर्सेस के वजह से हो रहा है उन दो सोर्सेस को क्या बोला गया था, कोहेरेंट सोर्स। कौन सा सोर्सेस, तो हमारी ये दो सोर्सेस कोहेरेंट है, क्योंकि इनके वजह से जो फेज डिफरेंस एक पोजीशन पर आ रहा है वो चेंज हो रहा नहीं है। अब मैं आपको दूसरा इक्वेशन देता हूँ, देखो कैसे। सपोज ये मेरा बातचीत था कांस्टेंट फेज डिफरेंस पर, एक ही पोजीशन पर, अब पोजीशन चेंज नहीं है, चेंज करूंगा तो बदलेगा फेज डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा एक्स ही बदल जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स बदल जाएगा तो फेज डिफरेंस तो बदलना है। बट अगर मैं एक ही पोजीशन पर अगर फेज डिफरेंस नहीं बदल रहा है तो जिन सोर्सेस की वजह से हो रहा है उन सोर्सेस को क्या बोला गया, कोहेरेंट सोर्सेस। मतलब इस पोजीशन पर अगर मुझे लाउड साउंड सुनाई दे रहा है तो लाउड ही देगा, इस पोजीशन पर अगर मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ नहीं ही देगा, इस पोजीशन पर मुझे जितना जोर से सुनाई दे रहा है तो उतना ही जोर से सुनाई देगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, है ना। चाहे टाइम चेंज होते रहो फर्क नहीं पड़ता, इस पोजीशन पे जोर से सुनाई दिया है तो हर बार जोर से सुनाई देगा हर टाइम पे, है ना। यहाँ पर आओ, क्योंकि देखो डेल्टा फाई टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं। सपोज मैं बोलूँ दो सोर्सेस है, ठीक है, वही बातचीत करते हैं। यहाँ पर A1 साइन पर ये दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग है, के एक्स प्लस फाई वन, और इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, प्लस के एक्स प्लस फाई 2। ये x1 पाथ है, अब ये x2 पाथ है, तो यहाँ y क्या होगा, यहाँ y होगा A1 साइन ओमेगा 1t, यहाँ y होगा ओमेगा 1t प्लस kx1 प्लस फाई 1, है ना, प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा 2t प्लस kx2 प्लस फाई 2, है ना, ये होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लोअर फेज मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, और इसको क्या मान के चलते हैं, हायर फेज, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, y की वैल्यू a नेट, फिर साइन ऑफ लोअर फेज, याद करो साइन ऑफ लोअर फेज क्या है, ओमेगा 1t प्लस kx1 प्लस फाई 1 प्लस अल्फ़ा मालूम है ना, ये वाला a नेट और a1 के बीच का एंगल होता है, मैंने बताया है SHM में भी बताया है अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, ये निकालना सिखाया और मैंने बोला भी था, ये मैं बाद में फिर से नहीं निकालना सिखाऊंगा। तो अल्फ़ा कैसे निकाला जाता है मैंने SHM से सिखाया है। खैर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए नेट की बात करूँ, किसकी, ए नेट, तो यहाँ पर A1 माना जाएगा, यहाँ पर A2, क्योंकि A1 का फेज़ छोटा है A2 का फेज़ बड़ा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा फाई लिखा जाएगा हायर फेज़ माइनस लोअर फेज़। देखो हायर फेज़ क्या है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t आ जाएगा, बराबर है, प्लस के कॉमन ले लो तो x2 माइनस x1 पर के क्या होता है 2π/λ, और x2 माइनस x1 क्या है डेल्टा x, प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। देखो यहाँ एक्स्ट्रा सम टर्म और आ गया, ये टर्म नहीं था यहाँ पर डेल्टा फाई में ये टर्म था, देखो ये टर्म नहीं था,
क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था। ओमेगा कांस्टेंट मतलब 2πf कांस्टेंट, 2πf मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब इन दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था। इसीलिए फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। और फेज डिफरेंस अगर पर्टिकुलर पोजीशन पर चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू सब फिक्स्ड है। मतलब फेज डिफरेंस अगर 2n पाई, यहाँ पर फेज डिफरेंस उतना है तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। देखो डेल्टा फाई टाइम डिपेंडेंट नहीं है, दिख रहा है। तो पार्ट डिफरेंस भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है ना। तो सब कुछ पार्ट डिफरेंस तो वैसे भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, x1 और x2 की वैल्यू। मैं आपको ये बोल रहा हूँ डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है वो अपना टाइम के डिपेंडेंट है क्या? कोई एक्स्ट्रा टाइम का टर्म आया नहीं। मतलब यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर आपको लाउड साउंड सुनाई दिया तो लाउड ही देगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड डेल्टा फाई पे डिपेंड कर रहा है और डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड डेल्टा फाई पे डिपेंड करता है और डेल्टा फाई टाइम पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब टाइम भले ही चेंज हो, डेल्टा फाई की वैल्यू एक फिक्स्ड पोजीशन पर चेंज नहीं होगी। पोजीशन चेंज करोगे तो ही चेंज होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स चेंज होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें इसी पोजीशन पर बात करता हूँ, सपोज इस पोजीशन पर अगर मैंने बोला है, मैंने इसी पोजीशन पर मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसी पोजीशन पर, ठीक है, मैंने एच 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 ऐसे चिल्लाया। क्या चिल्लाया? एच 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 एच, ठीक है। तो इसी पोजीशन मैंने बहुत बार एच बोला, कितने बार? बहुत बार एच बोला यहाँ पर, ठीक है। अब इधर अगर आप देखोगे डेल्टा फाई इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, मतलब इस पोजीशन पर क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, डेल्टा एक्स तो वही रहा, x2 तो वही है, x1 वही है और φ2 - φ1 है तो इनिशियल कंडीशन है तो फिक्स ही होता है। तो ये हमें इस पे बातचीत नहीं करना है। ये एक टर्म देखो बहुत ही अलग आया, ω2 - ω1 इंटू टी, ω2 - ω1 इंटू टी, क्योंकि ये टर्म एक फिक्स पोजीशन पर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा इस पोजीशन पर टाइम जैसे ही बदला इसी पोजीशन पर डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज होते जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज होते आएगी वापस इसी पोजीशन पर। x2 और x1 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज करूंगा तब x2 अलग होगा और x1 अलग होगा, क्योंकि पाथ अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन इसी पोजीशन पर अगर मैं बात करूं ये टर्म तो चेंज नहीं होगा, ये भी टर्म चेंज नहीं होगा, ये तो इनिशियल है, पहले का ही तो फेज है, ये इनिशियल ही है ना। बट इसी पोजीशन पर जैसे ही मैं टाइम चेंज करते रहूं डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज हो गई तो ए नेट मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए नेट लिखा ही क्या जाता है √(a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। अभी तक मैं बीट पे आया नहीं हूँ, आपको मजा आएगा, टेंशन मत लो। ये आपको इक्वेशन से समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी डर ना लगे, पूरा फील है। अब सोचो इधर ही डेल्टा ए नेट डिपेंड करता है डेल्टा फाई पर और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, है ना। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डेल्टा फाई पर डिपेंड करता है और डेल्टा फाई एक फिक्स्ड पोजीशन पर टाइम पर भी डिपेंड करता है। किस पर? टाइम पर भी डिपेंड करता है। मतलब इस पोजीशन पर, पोजीशन अभी वही है, उसके बावजूद मेरा डेल्टा फाई चेंज हो रहा है। मतलब डेल्टा फाई चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा और एम्पलीट्यूड चेंज होगा इंटेंसिटी चेंज होगी और इंटेंसिटी चेंज होगा। मतलब एक ही पोजीशन पर रहकर भी इंटेंसिटी चेंज हो रही है साउंड की, तो मुझे एक ही पोजीशन पर अलग अलग आवाज़ सुनाई देगा। इधर ऐसा नहीं था, यहाँ जोर से सुनाई दिया था तो जोर से ही, जब पोजीशन चेंज किया था तब साउंड की इंटेंसिटी बदली थी। लेकिन यहाँ पर एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर साउंड की इंटेंसिटी बदलते जा रही है ना। यहाँ पर इस पोजीशन पर चाहे टाइम चेंज हो इंटेंसिटी बदलने नहीं वाली, क्योंकि डेल्टा फाई कांस्टेंट था। डेल्टा फाई कांस्टेंट एक फिक्स पोजीशन पर तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट तो इंटेंसिटी कांस्टेंट। यहाँ पर एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज होते जा रही है। ऐसा होने से एम्पलीट्यूड भी एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर चेंज होगा, तो इंटेंसिटी भी एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर चेंज होगा। इसका मतलब एक ही पोजीशन पर मुझे अलग अलग साउंड सुनाई देगा, कभी ज़ोर से देगा, कभी बहुत ज़ोर से देगा,
कभी धीरे से देगा शायद, कभी कुछ नहीं देगा इसी पोजीशन पर, बराबर है ना। बीट्स क्या होता है अपन आएंगे, बीट्स क्या होता है, पहले इसी पोजीशन पर मुझे आवाज़ अलग अलग सुनाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी ही अलग थी। अगर दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी अलग हो तो फेज डिफरेंस एक ही पोजीशन पर टाइम के साथ चेंज होता है, और ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाता है, इन दो सोर्सेज को फिर क्या कहेंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। का मतलब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, यानी कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। ऐसा होने से एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर फेज डिफरेंस भी अलग अलग होता है नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में। कोहेरेंट सोर्सेस में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इनके वजह से एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम पर फेज डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पर ये सब बात कोहेरेंट सोर्सेस की, ये नॉन कोहेरेंट, बराबर ना। हमने पहले कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है, ये भी पहली बार हम नॉन कोहेरेंट पे पीएचडी कर रहे हैं, पूरा सब कुछ है ना। तो आप ऐसा समझो, ये अब मैं बात करता हूँ, ये वाला तो अपन ने लिख लिया। इसका मतलब यहाँ पर मुझे सब तरह का साउंड सुनाई देगा। तो सर बीट्स क्या होता है, बीट्स किसे कहते हैं फिर? अभी तक तो आप बीट्स पे ही नहीं आए, पूरी दुनिया बता दिया आपने, है ना। बीट्स के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया। बीट्स क्या होता है, सपोज इस पोजीशन पर मैंने मैं एच 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 चिल्ला रहा हूँ, एच 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 ऐसे चिल्ला रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सपोज ऐसा मैं चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाते रह रहा हूँ बहुत बार, एच 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 ऐसे चिल्लाते रह रहा हूँ, ठीक है। और आप इसी पोजीशन पर हो, तो इसी पोजीशन पर आपको बहुत सारे एच की आवाज़ सुनाई देगी। बट मुझे पता है इसी पोजीशन पर मुझे एच की आवाज़ अलग अलग तरीके से सुनाई देगी। कभी ज़ोर से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा डेल्टा फाई चेंज होगा, डेल्टा फाई चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड चेंज होगा, देखो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बराबर है, इंटेंसिटी चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा, तो एच की कई आवाज़ें सुनाई देगी। बट कुछ एच की आवाज़, कुछ ऐसा एच होगा, कुछ ऐसा, सपोज 3-4 एच ऐसे होंगे, कितने भी हो सकते हो, 3-4 ऐसे एच होंगे जिस पे आपको आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देगी, बहुत ज़ोर से सुनाई देगी, ठीक है ना। कुछ एच ऐसे होंगे जिसमें आवाज़ ज़ोर से सुनाई देगी शायद, पर बहुत ज़ोर से नहीं। कुछ एच ऐसे होगी जिसमें आवाज़ शायद धीरे से सुनाई दे, धीरे से सुनाई देगी, ठीक है। और कुछ एच ऐसे होंगे जिसमें आवाज़ बहुत धीरे से सुनाई देगी। एक ही पोजीशन पर आओ, मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अभी सब बातचीत किया था ना मैंने, बहुत धीरे से सुनाई देगी, और यहाँ पर बहुत धीरे से देगी ना, बहुत धीरे से सुनाई देगी। और कुछ एच ऐसा होगा जिसमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कुछ एच सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। जिन एच के लिए, वापस सुनो, जिन एच के लिए आपको आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देगी उसी को बीट्स कहा जाता है। सपोज मैंने बहुत बार एच बोला, पर आपको एक ही पोजीशन पर सिर्फ 5 बार एच बहुत ज़ोर से सुनाई दिया। इन्होंने भी एच बोला, इसने भी एच बोला, इस पोजीशन पर आपको एच की कई आवाज़ सुनाई देगी। ये सारे एच बहुत बार, इसने भी बोला है, इसने भी बोला, पर यहाँ पर एक ही पोजीशन पर आपको बस टाइम, आप एक पोजीशन यहाँ पर रहकर सुन रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसे बहुत सारा सुनाई दे रहा है, बहुत सारा एच सुनाई दिया, ठीक है। बट एक ही पोजीशन पर आप पोजीशन चेंज नहीं करो, एक ही पोजीशन पर आपको एच बहुत ज़ोर से सपोज 5 बार सुनाई दिया। कितने बार? 5 बार। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में आपने कितने बार एच बहुत जोर से सुना? 5 बार। तो इस 5 को कहा गया है बीट्स। क्लियर है? इस 5 को क्या कहा गया है? बीट्स। ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा समझो, हो सकता है, देखो पहले ऐसा समझो, ये समझा है बहुत जोर से, ये वाले को बीट्स नहीं कहा जाता, इसको भी बीट्स नहीं। बीट्स मतलब एक ही पोजीशन पर, एक ही पोजीशन पर, एक ही सेकंड में कितने बार आपको बहुत जोर से आवाज सुनाई दे रही है।
एक ही पोजीशन पर एक ही सेकेंड में कितने बार आपको आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है, उसी को बीट्स कहते हैं। इसका आपको डेफिनेशन अगर बताऊं, नंबर ऑफ मैक्सिमाज, नंबर ऑफ मैक्सिमाज मतलब कितने बार आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है, नंबर ऑफ मैक्सिमाज फॉर्मिंग इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ मैक्सिमाज फॉर्मिंग इन 1 सेकेंड एट वन पर्टिकुलर पोजिशन, एक ही पोजिशन पर एक सेकेंड में कितने बार बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, बीट्स। नंबर ऑफ मैक्सिमाज फॉर्मिंग एट वन पर्टिकुलर पोजिशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज बीट्स। ठीक है, अभी अपना ह्यूमन ईयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स, ये जो है 10 के नीचे होता है ना, जैसे एच सपोज हो सकता है बहुत ज़ोर से एक सेकेंड में, यहाँ पर एक सेकेंड में कितने बार आपको सुनाई दिया, 5 बार। सपोज कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ एक सेकेंड में बहुत ज़ोर से जो एच है वो सपोज 20 बार हुआ, तो वहाँ पर बीट्स 20 है, ठीक है, बट हमारा ह्यूमन ईयर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर जो बीट सुन पाता है, ह्यूमन ईयर जो बीट सुन पाता है, दैट इज लेस देन 10, इतना ही आइडेंटिफाई कर पाता है। 10 से ऊपर गया ना तो ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं पाता। मतलब भले ही एच एक सेकेंड में एक ही पोजीशन पर शायद 12 बार था, इतने इधर तो 5 ही बार था, शायद दूसरे केस में एक ही सेकेंड में एच बहुत जोर से शायद 12 बार था, तो हमारा ह्यूमन ईयर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जैसे एच 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 एच, तो उसको ऐसा लगता है कुछ अलग कुछ हो गया है ना। अगर 10 से नीचे है तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करता है, हाँ ये एच जोर से था, ये एच जोर से था। जैसे यहाँ 5 बार तो आइडेंटिफाई कर ला, हाँ यहाँ पर एच 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 ऐसे 5 बार आया एक सेकेंड में। लेकिन 10 से ऊपर आया तो कुछ अलग ही होता है, उसको पता नहीं चलता। तो नॉर्मली ह्यूमन ईयर के लिए जो बीट्स हम बोलते हैं वो लेस देन 10 ही होता है ना। खैर बीट्स का तो नॉर्मल डेफिनेशन आपका क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इट, नंबर ऑफ मैक्सिमास which is forming at one particular position in 1 second is called as beats। तो ये लिख लो अभी। अच्छा, अब मैं ये पता करता हूँ कि हमें कौन कौन से टाइम पर बीट्स सुनाई देगा। बीट्स कब कब सुनाई देगा, मैक्सिमस बनने चाहिए ना, चलो देखते हैं हम लोग। अब बीट्स कब सुनाई देगा, जब मैक्सिमम बनने चाहिए, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो बीट्स तभी सुनाई देगा जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये मैक्सिमम होना चाहिए ना, बराबर ना। और डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डेल्टा फाई की वैल्यू 0 2 पाई, कॉस डेल्टा फाई 1 कब होगा, जब डेल्टा फाई की वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई यानी कि 2n पाई है। कितना है, इसकी वैल्यू कितना है, डॉट 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 इज इक्वल टू 2n पाई, जहाँ n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, बराबर ना, डॉट डॉट डॉट। तो डेल्टा फाई मेरा आया 2n पाई, बराबर ना। अब ये जो मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे ये टर्म से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म एक फिक्स्ड पोजीशन पर कांस्टेंट ही होता है। सपोज मैंने वो फिक्स्ड पोजीशन एट ओरिजिन माना, तो x1 और x2 दोनों 0 हो गए, मतलब x1 इक्वल टू x2, ये तो 0 हो गए, बराबर है। और मैं φ1 इज इक्वल टू φ2, क्योंकि मुझे इसका टेंशन नहीं लेना है, ये तो कांस्टेंट ही होता है। पर मैंने कंप्लीट एनालिसिस कहाँ ले लिया, ओरिजिन पे, तो φ1 और φ2 दोनों 0 हो गए, है ना। तो ये φ1 φ2 दोनों इक्वल हो गए, तो ये 0, और डेल्टा एक्स भी 0 हो गया क्योंकि दोनों ओरिजिन पे है, बराबर है। तो मेरा डेल्टा फाई सिर्फ क्या आएगा, डेल्टा फाई सिर्फ क्या आएगा, ω2, क्योंकि मुझे इसी टर्म पे एनालिसिस करना है ना। ये आया तो ये आया 2n पाई, बराबर ना, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ टाइम का पहला वैल्यू, पहला ये ω2 क्या है, 2 पाई f2 माइनस f1 इंटू टी, बराबर ना, इज इक्वल टू 2n पाई, बराबर है। पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बराबर है। तो सॉरी क्या कर रहा हूँ, 2n पाई है ना, तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो t आया मेरा n अपॉन f2 माइनस f1। ये वो टाइम है जहाँ पर मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दी है। अब मैं देखता हूँ कौन कौन सा टाइम है ये वो टाइम है जहाँ पर मुझे आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही हैं, बराबर है। तो कौन कौन सा टाइम है, चलो देखते हैं।
तो पहला है n की वैल्यू जब 0 होगी तो टाइम क्या होगा 0, मतलब पहली बार जब मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दी है वो कौन से टाइम पे दी है 0 सेकेंड पर, बराबर है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन सा है, t2 लिखो। n की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 1 डालो, तो 1 अपॉन क्या है f2 माइनस f1। फिर नेक्स्ट टाइम डालो, यहाँ पर ये कौन सा वैल्यू है, n की वैल्यू जब 1 लिया है, अब n की वैल्यू 2 लो, तो नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है t3 क्या आ रहा है चेक करो, n की वैल्यू क्या लिया 2, तो n2 2 अपॉन f2 माइनस f1 है ना, ऐसे ऐसे गोज ऑन। अब अगर आप देखोगे t2 माइनस t1 करो और t3 माइनस t2 करो, ये क्या है सक्सेसिव टाइम डिफरेंस, सक्सेसिव, ये दोनों क्या है सक्सेसिव टाइम डिफरेंस, सक्सेसिव टाइम डिफरेंस ऑफ मैक्सिमास, सक्सेसिव टाइम डिफरेंस ऑफ मैक्सिमास, मतलब ये वो दो सक्सेसिव टाइम है, मतलब पहली बार मैक्सिमा ये टाइम पे सुनाई दिया है तो दूसरी बार ये टाइम पे, इसके बीच के टाइम पे कुछ भी टाइम चेंज होता है, तो आपको मैंने बताया था ना कि आवाज़ें भी चेंज होती जाती है, बट पहली बार आपको 0 सेकंड में दिया है तो नेक्स्ट टाइम मैक्सिमा सुनाई देगा, बट वही पोजीशन पर सुनाई देगा, बट कौन से टाइम पे, इस टाइम पे। इन दोनों के बीच में जो भी टाइम है उधर कुछ भी हो रहा होगा, है ना, एक ही पोजीशन पर। खैर हम लोग को तो मैक्सिमा बीट्स का रिलेशन तो मैक्सिमा से, हमको बीच का कुछ लेना देना नहीं है टाइम पर क्या हुआ, है ना। तो ये वो दो टाइम है, दो सक्सेसिव टाइम है, चाहे ये लो या ये t2 वाला टाइम है तो नेक्स्ट मैक्सिमा तो ये टाइम पे है, तो सक्सेसिव टाइम ये हो गया मैक्सिमा का, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेते हैं तो डिफरेंस कांस्टेंट ही आ रहा है, कितना आ रहा है 1 अपॉन f2 माइनस f1, ठीक है। अब इस पे बातचीत करते हैं, ठीक है। देखो अगर आप देखो इसको t2 माइनस t1 ये या t3 माइनस t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2, ये तो दोनों इक्वली है, इसको मैं अगर t ही मान लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर क्या है 1 अपॉन f2 माइनस f1। इसको समझते हैं, ये जो मेरा है चीज़ इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस टाइम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास। सपोज ये 0, सपोज मैंने बोला ये वैल्यू जो t की वैल्यू 0.2 सेकेंड आई, तो इससे आप क्या समझे, t की वैल्यू 0.2 सेकेंड आई, जैसे अगर ये t1 0 है तो t2 कितना होगा 0.2 कब आएगा जब t2 माइनस t1 क्या होगा 0.2। सपोज t1 0 है तो t2 कितना होगा 0.2 सेकेंड, मतलब आपको पहला मैक्सिमा 0 सेकेंड पे सुनाई दे रहा है, तो दूसरा कब 0.2 सेकेंड पे, फिर तीसरा कब वापस और 0.2 ऐड करो, है ना। मतलब हर 0.2 सेकेंड पर आपको एक एक मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, तो एक सेकेंड मतलब 0.2 सेकेंड में 0.2 सेकेंड में एक मैक्सिमा सुनाई दे रहा है। पर बीट का आंसर तो ये नहीं है, बीट का आंसर क्या होता है, बीट का आंसर एक सेकेंड में कितने मैक्सिमा, एक सेकेंड में एक्स मैक्सिमा, एक सेकेंड में कितने मैक्सिमा एक्स मैक्सिमा, तो एक्स इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स कैंसिल 1 अपॉन 0.2 जो क्या आ रहा है 5, मतलब यहां पर आपको पता चल रहा है 5 मैक्सिमा सुनाई दे रहा है पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितना मैक्सिमा सुनाई दे रहा है 5, इसका मतलब ये 5 मेरा बीट है, 5 क्या है बीट है ना, इसी को बीट कहा जाता है। 5 मैक्सिमा पर सेकेंड या 5 बीट्स पर सेकेंड भी बोल सकते हो, और 5 बीट्स पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया, जो टाइम डिफरेंस था 0.2 उसी का तो उल्टा किया है, टाइम डिफरेंस का ही उल्टा किया ना। देखो ये 0.2 क्या था t2 माइनस t1, t था ना, t क्या है यहाँ पर t2 माइनस t1 ही है ना, है कि नहीं। t की वैल्यू लिया ना, t क्या है टाइम डिफरेंस ही तो होता है बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। यानी कि अगर ये इक्वेशन को पलट दूँ तो f2 माइनस f1 मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन t, दिख रहा है देखो ये t, या फिर 1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख लो, और 1 अपॉन t3 माइनस t2, एक ही बात है। जहाँ पर t मैंने t2 माइनस t1 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना तो t ले लिया। तो मैंने क्या देखा 1 अपॉन t का आंसर ही मेरा बीट्स है,
1/t का आंसर ही मेरा क्या है, बीट्स। देखो है ना, टाइम डिफरेंस अगर 0.2 सेकेंड है तो बीट का आंसर क्या है 1/0.2 है ना। और 1/0.2 कितना आंसर है 5। जब मैंने 1/t किया, मैंने लेफ्ट साइड देखा, लेफ्ट साइड में आंसर क्या है f2 माइनस f1, मतलब 1/t भी सही है, बीट फ्रीक्वेंसी है, और f2 माइनस f1 भी बीट फ्रीक्वेंसी है। तो इसको ही f2 माइनस f1 को ही क्या कहा जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी। और f2 f1 किसकी फ्रीक्वेंसी, हमारे क्वेश्चन में सोर्स की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर आपको बीट सुनना है, सिंपल, मैंने क्या बोला, नॉर्मली हमको कितना बीट्स तक सुनाई देता है 10 तक। यहाँ देखो 10 से नीचे है ना 5 बीट्स, बराबर है ना 5 बीट्स। इसका मतलब अगर मुझे बीट्स मतलब f2 माइनस f1 की वैल्यू हमारे केस में नॉर्मली लेस देन 10 के नीचे ही होगी, लेस देन 10 के नीचे ही होगी, क्योंकि ह्यूमन ईयर उसको ही आइडेंटिफाई कर पाता है ना। तो बीट्स उसी को बोलते हैं जिसको ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई कर पाता है। और क्या, कोई भी आवाज़ नहीं, सबसे ज़्यादा जोर से आवाज़ 1 सेकेंड में एक ही पोजीशन पे आपको कितने बार आई, एक ही पोजीशन पर एक ही सेकेंड में आपको सबसे ज़्यादा आवाज़ कितने बार आई, यहाँ पर कितने बार आई, यहाँ पर क्या देखा, पहली बार आवाज़ 0 सेकेंड में आई थी, दूसरी बार 0.2 सेकेंड, टाइम डिफरेंस 0.2 है ना। तो मैंने बोला 0.2 सेकेंड में मुझे एक बार आवाज़ जोर से सुनाई देती है, तो 1 सेकेंड में कितने बार, 5 बार। क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हाँ 5 बार तो ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई कर सकता है, तो 5 बीट्स है। जब मैंने यहाँ डाला तो देखा वो f2 माइनस f1 निकल के आया, वही वैल्यू क्या है f2 माइनस f1। जब f2 माइनस f1 गया तो मेरा क्वेश्चन पे गया, f2 इसकी फ्रीक्वेंसी है, f1 इसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि अगर आपको बोल दिया ये सोर्स है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी f1 है 100 हर्ट्ज, ठीक है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो ये f2 ले लूँ। तो आपको बोला इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसा क्या रखूं ताकि मुझे बीट्स सुनाई दे सके, तो आप क्या बोलोगे पता है, इसका 100 है ना, इसका 90 हर्ट्ज भी रख सकते हो और 110 हर्ट्ज भी रख सकते हो, क्योंकि 110 रखोगे तो 110 माइनस 100, देखो कोई भी माइनस करो, 110 माइनस 100 10 हर्ट्ज, 10 के नीचे तक आइडेंटिफाई कर सकता है ना, बट 110 के ऊपर मत रख देना। अगर 110 के ऊपर रख दोगे तो 10 से आंसर ज़्यादा हो जाएगा जो हम सुन नहीं पाएंगे, है ना। या फिर 90 रखो, क्या रखो, या फिर 90 रखो, क्योंकि 90 भी रखोगे तो 100 माइनस 90 फिर से डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी का, फिर से फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रखना है, मॉड में है, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे नेगेटिव होगा, इसलिए मॉड में है, ठीक है ना। क्लियर है, 90 100 और 90 का डिफरेंस फिर से 10। तो आप दूसरे सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी क्या रख सकते हो, आप बता सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी आप 90 से 110 के बीच में कहीं भी रखो, आपको बीट्स सुनाई दे जाएंगे, है ना। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी 90 से कम रखी तो भी बीट्स नहीं सुनाई देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 110 से ज़्यादा रखी तो भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि डिफरेंस क्या हो जाता है 10 से ज़्यादा। देखो 110 माइनस 100 10 है ना, तो 110 रखो, इसका 105 रखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये आंसर मुझे पता है, यही मेरी बीट्स है, बीट f2 माइनस f1, और वो कितना होना चाहिए 10 से कम, है ना। तो ये पूरा नोट करके अच्छे से अपने ओन वर्ड्स में भी लिखो, जो मैंने बीच में भी कहा है, ठीक है, अच्छे से लिख लो। तो हम लोग ने क्या देखा, बीट के बारे में पूरी बातचीत, थियोरेटिकल बातचीत देख ली। हमने क्या बोला, बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक्चुअली बीट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही तो है f2 माइनस f1, जिसको मैंने क्या बोला 1/t, या फिर 1/t2 माइनस t1 और 1/t3 माइनस t2, या फिर ऐसे कैरी ऑन कर सकते हो t4 माइनस t3, है ना, ये सब कर सकते हो। खैर यही f2 माइनस f1 यही मेरी बीट फ्रीक्वेंसी होती है, इनका डिफरेंस, है ना। और ये दो सोर्स के बीच का डिफरेंस ही होती है, दो सोर्स के फ्रीक्वेंसी का बीच का डिफरेंस, और इसकी जनरल वैल्यू लेस देन 10 ही होती है, क्योंकि यही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सपोज क्वेश्चन बनने से पहले आप दो चीज़ याद रखो। देखो सपोज ट्यूनिंग फॉर्क है, ये दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक पर फाइल किया गया, क्या किया गया, फाइल किया गया, और एक पर वैक्स लगाया गया। ऐसा पहले समझो, ट्यूनिंग फॉर्क था नॉर्मल, फाइल मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को छीलते हैं, क्या करते हैं, छील देते हैं। वैक्स मतलब इस पर कुछ स्टिकी सब्सटेंस लगाते हैं, क्ले वे भी मान सकते हो। सोचो जब इसको छीलूंगा, ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा छील दूंगा तो उसका वजन घट जाएगा, वजन घटने की वजह से वो ज़्यादा जोर से ऑसिलेट करता है, ऐसा समझो आप, है ना। तो ज़्यादा जोर से ऑसिलेट करेगा तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे ना,
है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया, छीला है, इसमें क्या किया, कुछ वेट ऐड किया, वेट ऐड करने की वजह से स्टिकी सब्सटेंस से कुछ ऐड कर दिया, वेट ऐड करने से मास बढ़ गया, तो ये कम ऑसिलेट करेगा, पहले जैसे कर रहा था अब नहीं करेगा, अब कम हो जाएगा इसका ऑसिलेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले जो थी उससे कम हो जाएगी, ये याद रखना। जब ये फाइल वर्ड आया मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो पहले थी उससे बढ़ गई है, वैक्स वर्ड आया मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो पहले थी उससे घट गई है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सपोज मैं आपको बोलूँ मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क थे दो, कितने थे, दो ट्यूनिंग फॉर्क थे, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज थी, कितनी थी, क्वेश्चन में बोला है आपके पास दो ट्यूनिंग फॉर्क थे, उसमें से एक की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज थी, जब इसको दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क से इसको भी ऑसिलेट कराया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है और बीट्स सुना गया, क्या सुना गया, और बीट्स आया 5, अब इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, ठीक है ना, इसको भी ऑसिलेट कराया गया, बराबर है, इसको भी ऑसिलेट कराया गया, इसको भी ऑसिलेट कराया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी दे के रखी है कितनी, 500 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है और बीट्स आपको कितना सुनाई दिया, 5। अब बोला, अब इसको फाइलिंग किया, ये फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है, सेकेंड, इसको क्या किया गया, फाइलिंग मतलब छील दिया गया है ना, तो जब इसको फाइलिंग किया गया, देखो वन ट्यूनिंग फॉर्क को वैसे ही रखा, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग किया गया, क्या किया गया, फाइलिंग किया गया, जब फाइलिंग किया गया तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो पहले थी अब तो घट जाएगी ना, है कि नहीं, फाइल किया गया ना, इसको फ्रीक्वेंसी घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी ना, इसकी जो इधर फ्रीक्वेंसी थी अब वो तो नहीं रहेगी, ये फाइल करने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो पहले जो बीट सुनाई दे रहा था अब नहीं, अब कुछ और बीट सुनाई देगा, तो आपको बोला गया अब जो नया बीट सुनाई दे रहा है वो 8 बीट्स है, कितना, 8 बीट सुनाई दे रहा है। आपको बोला गया कि आप बताओ इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या थी, मतलब फाइल करने से पहले इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्वेश्चन लिख लो आपके पास, यू आर हैविंग 2 ट्यूनिंग फॉर्क, आउट ऑफ देम वन हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, बराबर ना, इनिशियली द बीट्स हर्ड वाज 5 बीट्स पर सेकेंड, है ना, तो नाउ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड, है ना, या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड, बराबर ना, इसको इस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया गया है, तो फाइल करने के बाद बीट्स जब सुना गया तो कितना सुनाई दिया, 8। आप बताओ बिफोर फाइलिंग इस ट्यूनिंग फॉर्क की क्या फ्रीक्वेंसी है, अपन आफ्टर फाइलिंग भी पता कर लेंगे, पहली बात ये अपना क्वेश्चन है। अब सोचो अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क इससे हम लोग इससे सुन रहे हैं, दोनों को मैं सुपर इम्पोज करके बीट सुनाई दे रहा है 5, कब पॉसिबल है, इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 5 बीट सुनने के लिए, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, f2 - f1 ही तो है, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या तो 495 होनी चाहिए और 505 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 500 - 495 5 होता है, ये भी हो सकता है, या फिर 505 - 500 बराबर ना, ये भी हो सकता है। अब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है, या तो ये होगा या तो ये, मतलब 2 ऑप्शन तो आपको हटा देने हैं, है ना, अब ये 2 में से ही अपना आंसर है। अब सोचो यहाँ मैंने क्या किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है 500 हर्ट्ज, अब यहाँ पर बीट्स 8 सुनाई दे रहा है, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, सोच के देखो, या तो 492 हो सकती है और 508, क्योंकि 500 - 492 भी 8 है, 508 - 500 भी 8 ही है ना, बराबर है ना। अब सोच के देखते हैं, सपोज ये फ्रीक्वेंसी मैं इसकी ना लूँ, आफ्टर फाइलिंग मैं 492 पकड़ूँ, क्या पकड़ूँ, सपोज सोच के देखो मैंने इधर से 495 पकड़ा, मतलब इसकी बिफोर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी 495 पकड़ा, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, 508 छोड़ दो, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं 495 ले रहा हूँ, इसकी 492, ठीक है, सोच के देखो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 495 हो गई, क्या हो गई, 495 हो गई, तो आफ्टर फाइलिंग क्या ये फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बराबर ना, बढ़ के क्या होगा 496, 497, 492 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला आफ्टर फाइलिंग में तो 492 फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकता, मतलब आफ्टर फाइलिंग का अगर पूछा होता तो 492 नहीं 508 ही आंसर है, मतलब आफ्टर फाइलिंग का मेरे को आंसर मिल गया। आफ्टर फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी देखो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में 495 पकड़ूँ तो भी आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी ना, अगर 505 पकड़ूँ तो भी आफ्टर फाइलिंग 505 से तो ज़्यादा ही होगी, 492 तो हो ही नहीं सकती,
तो ये आंसर बिल्कुल गलत है ना। तो अब मेरे को पता है आफ्टर फाइलिंग तो 508 ही, मतलब मुझे अभी इस पर ही बातचीत करनी है। चलो इसको हटा दे। सपोज मैं 495 पकड़ूँ और 500, सोचो 495 हो तो आफ्टर फाइलिंग क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? हाँ, 495 से कितनी हो सकती है? 508 हो सकती है। 505 से भी कितनी हो सकती है? 508 हो सकती है, क्योंकि आफ्टर फाइलिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पर नज़दीक कौन है, 495 की 505? सोचो 508 के नज़दीक कौन है, 495 की 505, मतलब ये हमारा आंसर ये है। मतलब बिफोर फाइलिंग जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 505 और आफ्टर फाइलिंग होगी 508, है ना। लिख लो ये। देखो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको और बताता हूँ। देखो अगर मैंने, देखो यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया होता, सपोज आपको बोला होता आफ्टर फाइलिंग, मैंने सुना आफ्टर फाइलिंग और मुझे 2 बीट सुनाई दिया। कितना सुनाई दिया? सपोज ऐसे ही मान के चलते हैं 2 बीट सुनाई दिया। तो कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? देखो ये 500 है तो 5 बीट सुनाई दे रहा है, बराबर ना। 5 बीट सुनाई देने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? 495 और 505। हम चेक करेंगे क्या है। इधर 2 बीट सुनाई दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? 498 और कितनी? 502, क्योंकि 498 और 500। और फाइलिंग किया है तो फाइलिंग से पहले अगर मैं 495 पकड़ूँ, क्या पकड़ूँ, तो 495 से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी। तो 495 से बढ़ के 498 भी हो सकती है, 495 से बढ़ के 502 भी हो सकती है। अगर मैंने 505 पकड़ा तो 505 से अगर बढ़ेगी, क्योंकि फाइलिंग के पहले है फ्रीक्वेंसी, तो फाइलिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी ना, तो 505 से बढ़ेगी। यहाँ तो दोनों वैल्यू 505 से कम है, मतलब ये तो हमारा आंसर है ही नहीं। हमारा आंसर कौन है? 495। बिफोर फाइलिंग कौन है? 495। तो आफ्टर फाइलिंग कौन रहेगा? 498 की 502, 498, क्योंकि नज़दीक कौन है 495 के? 498। देखो आफ्टर फाइलिंग का भी आंसर निकल रहा है, बिफोर फाइलिंग भी ट्यूनिंग फॉर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, आंसर इजीली निकल जा रहा है ना। तो ये लिख लो बराबर से, अच्छे से सोच सोच के क्या मैंने बोला है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको और वैरायटी बताऊं, सपोज मैंने आपको बोला ये ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, ठीक है। और ऐसा समझो यहाँ पर इनिशियली आपको 5 बीट सुनाई दे रहे हैं। कितनी? 5 बीट, ठीक है। अब इस पे इसको वैक्स डाला गया, इसको वैक्स किया गया। क्या किया? पहले ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स किया गया, बराबर है। इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, वैक्स करने के बाद भी हमें पता नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो मालूम ही नहीं है। लेकिन अब वैक्स करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी। क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि वैक्स डालने का फ्रीक्वेंसी, सॉरी वैक्स डालने का फ्रीक्वेंसी कम होगी। वैक्स डाला ना, वजन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वैक्स डालने का तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। तो हम चेक करते हैं। और हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब वैक्स डाला गया और बीट बीट सुना लोगों ने, तो 8 बीट सुनाई दिया। आप बताओ वैक्स डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूछ रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? आप बोलोगे चलो 500 है, 5 बीट सुनाई दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 505 हो सकती है और 495 हो सकती है, बराबर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, या तो 505 और 495। अब वैक्स डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 500 तो रहेगी नहीं, 500 से ज़्यादा ही होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होगा? सॉरी यहाँ 500, हाँ यहाँ 500 से ज़्यादा ही होगा इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो वैक्स डाला है ना, वैक्स डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगा, सॉरी 500 से कम होगा। सॉरी मैं वापस कन्फ्यूज़ कर दिया आपको। देखो यहाँ पर वैक्स डाला है, वैक्स डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 500 से कम हो जाएगी, बराबर ना। 500 से क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वैक्स डाला, वजन बढ़ गया है ना, मास बढ़ जाएगा तो कम ऑसिलेट कर पाएगा, है ना। तो 500 है तो 500 से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, बराबर है। तो 500 से इधर कम करते हैं, 500 से कम होना चाहिए, बराबर। चलो कम करो, 500 से कम क्या करेंगे? 499, 498। सोचो 500 से अगर मैं नीचे जाऊँ, किधर जाऊँ? 500 से नीचे जाने की कोशिश करूँ, ठीक है। कितना जाऊँगा सोच के देखो, 499, 498, 497, 496, बराबर ना। चेक करते हैं, 499 अगर होता तो 505 माइनस 499 कितना? 6 पर 8 बीट सुनना है। अगर ये है तो 499 माइनस 495, 4 बीट सुनाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट 498 पे आओ,
505 माइनस 498 कितना हुआ 7 पर 8 है, यहाँ से पकड़ो 498 और 495 का डिफरेंस 3, ये तो देखो ये तो आ ही नहीं रहा है, अपन इससे तो दूरी जा रहे हैं। 505 नेक्स्ट 497 और 505 8, मतलब मेरा आंसर यहाँ पर 497 है। आफ्टर वैक्सिंग क्या है 497, और इधर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फाइलिंग नहीं है, ये फाइलिंग नहीं है, मैंने इसको गलती से दिया है, इसको फाइल नहीं किया गया है, सिर्फ इस पे वैक्स डाला गया था, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर फाइल नहीं है, इसको कुछ फाइलिंग बोला नहीं गया है, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 497 है और यहाँ पर 505 और 497 का डिफरेंस 8 आ गया, और 497 495 का डिफरेंस 2, मतलब ये नहीं काउंट करेंगे, पहले कौन मैच हो गया ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसकी फ्रीक्वेंसी 505 हर्ट्ज थी, इसको फाइल नहीं किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 500 हर्ट्ज थी, लेकिन वैक्सिंग डालने के बाद क्या हुई है 497, क्योंकि वैक्सिंग डालने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सिंपल है ना, इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो आपको सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी कैसे भी निकालनी है, देखो और कैसे बना सकता है, कैसे आपको परेशान कर सकता है क्वेश्चन में। देखो आपको फिक्स्ड एंड पता है रस्सी का, क्या है फिक्स्ड एंड रस्सी का, सपोज आपको बोला रस्सी का फिक्स्ड एंड है ऐसा, ठीक है, इस रस्सी में टेंशन देके रखा है 100 न्यूटन, रस्सी का म्यू देके रखा है 10 ग्राम पर मीटर, ठीक है, बराबर ना, मास पर यूनिट लेंथ होता है ना म्यू, याद करो। और आपको टेंशन देके रखा है, ये देके रखा है, ठीक है, और रस्सी की लेंथ देके रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क देके रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 505 हर्ट्ज। आपको बोल रहा है इसके फंडामेंटल, इस ट्यूनिंग फॉर्क की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या इस ट्यूनिंग फॉर्क की इस फिक्स्ड एंड के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी बीट्स सुनाई दे रही है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे, इस ट्यूनिंग फॉर्क what is the beat frequency which is heard with what is the beat frequency which is heard between tuning fork and fundamental frequency of fixed end। तो आपके लिए कुछ नहीं है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है n/12 √t/μ, है कि नहीं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी f1 क्या आएगी बताओ, n की जगह पे क्या रख देंगे 1, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक होती है और nth हार्मोनिक ही होता है ना, फॉर्मूला चेक कर लो, तो यहाँ 1/12 ये 10 × 10⁻² हो जाएगा, लेंथ अंडर टेंशन तो 100 न्यूटन ही है, म्यू ग्राम में दिया है तो केजी में करना पड़ेगा, 10 × 10⁻3 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल, ये 10 एक कैंसिल, तो ये 10 ही बचेगा ऊपर, तो ये 5 आएगा इंटू 100 हो जाएगा ये, तो ये 500 हर्ट्ज है कि नहीं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आ गई 500 हर्ट्ज। अब इसका तो 505 है, तो बीट्स कितना सुनाई देगा 5 हर्ट्ज का बीट्स सुनाई दे जाएगा, है ना, मतलब या फिर और 5 बीट्स पर सेकंड भी बोल सकते हो, इतना बीट्स 1 सेकंड में आपको सुनाई देगा, है ना। ये आपको देखो मैंने क्या किया, फिक्स्ड एंड और ट्यूनिंग फॉर्क से मैच करा दिया। आपको हो सकता है फिक्स्ड एंड में ही आपको बोलेगा इसी एक और रस्सी है, सेम सब कुछ सेम, लेंथ अपना 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, और इसका टेंशन भी 100 न्यूटन ही है, म्यू दोनों का सेम है, इसका और इसका म्यू सेम है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसका सेकंड हार्मोनिक, क्या सेकंड हार्मोनिक इन दोनों को जब मैच करो तो कितनी बीट सुनाई देगा, क्या करोगे, कैसे करोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फर्स्ट बस खाली सेकंड हार्मोनिक निकालना है, तो F2 n की जगह पे 2 रख दो तो 2/12 इंटू t इंटू तो ये 2 टाइम्स F1 है, मतलब F1 की जो वैल्यू है इसका डबल कर दो 1000 हर्ट्ज, पर 1000 माइनस 500 क्या होता है, तो F2 माइनस F1 की वैल्यू 500 आई, कितनी आई, मतलब 500 बीट्स पर सेकेंड, बट ये बीट्स ह्यूमन ईयर को आइडेंटिफाई, ये बीट्स हम आइडेंटिफाई, ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो अगर आपको ऑप्शन ए आपको दिया है 600, बी दिया है 500, सी दिया है 800, डी दिया है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस करेक्ट है, और डी नन ऑफ दिस नहीं दिया है, डी के जगह पे 300 दिया है, तो आप इस पे टिक
कर सकते हो, बट ये बीट्स हमें सुनाई नहीं देते। मैंने पहले भी कहा है हमें 10 के नीचे ही बीट्स सुनाई। मुझे सिर्फ आपको ये सिखाना था, मैंने देखो फिक्स्ड एंड में ही कर दिया। हो सकता है एक फिक्स्ड एंड है, दूसरा फ्री एंड, तो आपको तो सब आता है ना। और हो सकता है उसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका ओवरटोन सब कुछ मैच करा सकता है ना, है कि नहीं। तो आपको बस दो फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए। मतलब ऑर्गन पाइप्स का भी हो सकता है, ये फिक्स्ड एंड है, हो सकता है यहाँ पर ऑर्गन पाइप दे और ऑर्गन पाइप का कौन सा तो हार्मोनिक दे दे या कौन सा ओवरटोन, है कि नहीं। बस आपको क्या है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। और हर फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीख लिया है। ऑर्गन पाइप हो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो या फिक्स्ड एंड हो या फ्री एंड हो, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं। तो ये लिख लो अच्छे से नोट करके। और देखो आपको किस तरह से परेशान कर सकता है। देखो और आपको बीट्स में किस तरह से परेशान कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखो सोनोमीटर का सेटअप है, आपको बोला एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक सोनोमीटर का सेटअप है। इनिशियली द बीट फ्रीक्वेंसी विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज 5। मतलब इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जब लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो इसका फंडामेंटल मैंने बताया था सोनोमीटर वायर इज अ सिंपल सेटअप ऑफ 2 फिक्स्ड एंड। तो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जब बीट सुना गया तो कितना सुनाई दिया गया 5। लेकिन जब मास ऐड कर दिया गया तो बीट कितना सुना 2। आपको बताना है कि स्टार्टिंग में टेंशन कितना था, कैसे बताएं ये। पहली बात, क्या ये सोनोमीटर सेटअप है, क्या ये सोनोमीटर सेटअप इज अ केस ऑफ 2 फिक्स्ड एंड। तो 2 फिक्स्ड एंड का फॉर्मूला क्या है, रस्सी के 2 फिक्स्ड एंड का फॉर्मूला क्या है, n/12 √T/μ। बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है तो हमारा फॉर्मूला तो 1/12 √T/μ रहेगा, है कि नहीं। मास पर यूनिट लेंथ वगैरह दे दिया है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये है। इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी हमने देखा तो कितना बीट सुनाई दिया स्टार्टिंग में 5। मतलब ये F1 की वैल्यू, ये जो F1 की वैल्यू है ये 2 हो सकती है, या तो 505 हो सकती है या तो 495 हो सकती है ना। या तो 595 हो सकती है या तो 505 हो सकती है या तो 495 हो सकती है। पर क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा, जब मास इंक्रीज किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 2। तो हमें पहले समझना पड़ेगा मास इंक्रीज करने की वजह से हुआ क्या। अगर मास मैं बढ़ा दूंगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी बाद में। हाँ, स्टार्टिंग में या तो 505 भी हो सकता है या तो 495, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसकी तो 500 ही है, इसकी 500 ही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 505 भी हो सकती थी, 495। मास डालने के बाद क्या होगा, अगर पहले 505 थी तो उससे बढ़ के कुछ होगी, और अगर पहले 495 थी तो उससे भी बढ़कर कुछ होगी, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी तो ये बढ़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी थी पहले तो ये बढ़ेगी। अब हमें पता करना है कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, ये की है, पर दोनों में से जो भी होगी वो बढ़ेगी, और हमें पता है दोनों में से एक ही है। कैसे मैच करेंगे, बीट क्या है 2, हमें बीट्स कितना सुनाई दे रहा है 2। बीट्स 2 कब सुनाई देगा, जब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ये 500 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या पॉसिबल है, ये जो अपना सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी आफ्टर एडिशन ऑफ वेट। आफ्टर एडिशन ऑफ वेट क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सोच के देखो 2 है 500 है तो ये 498 हो सकता है या to 502। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा आंसर है। और ये कब है, वेट डालने के बाद फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वेट डालने के बाद, पर वेट डालने के बाद पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है। तो अगर 505 होती तो 500 वेट डालने के बाद तो टेंशन बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो 505 से फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, पर 505 से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें से। तो ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि 505 से ज़्यादा तो इधर है ही नहीं। तो आंसर तो पहले 495 ही है। क्या है, देखो सिंपल है, 495 ही मेरा आंसर है। क्या आंसर है 495 है ना, तो 495 है। अब फ्रीक्वेंसी वेट डालने के बाद देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो 495 से बढ़ के 498 भी जा सकती है और 502 भी,
पर क्या जाएगा, पास 498 नज़दीक है ना, तो 498 आ जाएगा। तो मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वेट डालने से पहले क्या आंसर था, F1। तो इधर F1 की जगह पर क्या डाल दो, 495 इज इक्वल टू 1/2 L√T/μ। सोच के देखो, मुझे सब कुछ मालूम है, ये T इनिशियल होगा क्योंकि इनिशियल डाल रहा हूँ मैं, बराबर है। पहले क्या टेंशन, तो 495 डाल दिया, लेंथ पता है, म्यू पता है, 495 पता है, तो T इनिशियल आंसर गंदा जाएगा। तो सॉल्व करो मत, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको और परेशान किया जा सकता है। T फाइनल निकालना है, फाइनल टेंशन, तो F1 की जगह क्या डाल दो, 498, और इसको सॉल्व करो, 1/2 L√T/μ। यहाँ पर भी L म्यू पता है, 498 पता है, तो यहाँ से जो टेंशन निकल के आएगा वो फाइनल टेंशन होगा, है ना, सिंपल है। तो इस तरह से आपको परेशान किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मिक्स किया जा सकता है, बस आपको 2 फ्रीक्वेंसी निकालने आनी चाहिए। तो ये सब कुछ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था बीट्स के बारे में। प्रॉब्लम्स कितने भी बनाए जा सकते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, लिख लो ये।